बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी लोगों के पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सभी लोग आज के इन बेहतरीन क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट कर पाएं और आसानी से अपने गोल को जो यूपीटेट और सीटेट का अपने डिसाइड किया उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्राप्त कर पाए। तो शुरू करते हैं आज के सेशन की बिना किसी देरी के साथ। मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं आपको आज मैथमेटिक्स का एक प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने बड़ा ही आसान सवाल है, देखूंगा इसको कौन करेगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत एग्जाम में सवाल इस तरह का पूछा गया है। यदि 24 सिक्कों में 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं, इन सिक्कों का मूल्य जो है वो 13 रुपए 75 पैसे है। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर है तो 25 पैसे के कितने सिक्के वहां पर। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, अनमोल जी गुड इवनिंग। तो चलो देखते हैं सवाल कितना आसान है, इसको आप लोग भी करिए, तब तक मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये सवाल आपको बहुत बार करने को मिल जाते हैं और आप इन सवालों में थोड़ी सी दिक्कत भी करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमने कहा, उसने देखो कहानी क्या लिखी है कि हमारे पास 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे के सिक्के हैं। उसने कहा कि 1 रुपए के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर है। यानी अगर मैं 1 रुपए के सिक्के एक्स हैं तो 25 पैसे के सिक्के भी एक्स हैं। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हुए भाई? टोटल 50 पैसे के सिक्के नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे इतना पता है कि 1 रुपए के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर है, तो मैंने उनको एक्स माना। तो टोटल कितने हो गए? टोटल सिक्के हैं 24, तो 50 पैसे वाले कितने बने? 24 सिक्के टोटल थे। इसमें से मैं अगर 1 रुपए वाले सिक्के और 25 पैसे वाले सिक्के निकाल दूं तो मुझे वो सिक्के मिलेंगे जो 50 पैसे के हैं। तो 24 माइनस 2x, यानी 50 पैसे के सिक्के 24 माइनस 2x होंगे। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि उसने मूल्य रुपए में दिया है तो मैं इनको रुपए में कन्वर्ट करता हूँ। मेरे पास 1 रुपए के सिक्के हैं, मेरे पास 50 पैसे में रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो 1/2 रुपए बन जाएगा ना। अगर मैं बात करूंगा 25 पैसे के सिक्के तो रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो 1/4। और ये हो गए एक्स सिक्के, ये हो गए 24 माइनस 2x और ये हो गए एक्स। इस तरह से सिक्के हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं एक सवाल कि भाई मेरे पास 10 रुपए के 5 नोट हैं, तो मेरे पास कुल कितने रुपए हैं? आपने कहा सर 10 पंजे 50 रुपए हैं। यानी आपने नोटों की संख्या से रुपए की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दी तो आपको टोटल रुपए पता लग गए। तो यहां पर भी तो वही है, ये सिक्कों की संख्या है, उस नोट का वैल्यू है। तो अगर मैं इनकी गुणा कर दूं तो कितने बनेंगे? आपने कहा एक्स सिक्के एक्स रुपए, इसमें देखें तो कितना बनेगा? 24 माइनस 2x इंटू 1/2। और ये क्या हुए? एक्स गुणा 1/4। टोटल रुपए ये हुए। तो टोटल रुपए आपके सामने आ गए। तो अगर ये टोटल रुपए हैं तो टोटल रुपए तो आपको 13 रुपए 76 पैसे दिए थे। तो अगर मैं सबको जोड़ दूं, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मुझे टोटल रुपए मिल जाएंगे ना। आपने कहा तो मैं इन सबको ऐड कर देता हूं, और जैसे ही मैंने इनको ऐड किया तो मुझे टोटल रुपए मिले। तो मैंने कहा x प्लस 24 माइनस का 2x/2 और प्लस x/4 कितना होना चाहिए? 13 रुपए 75 पैसे होना चाहिए, क्योंकि रुपए में आपने कन्वर्ट कर लिया। अगर इन रुपए को मैं कन्वर्ट करूंगा, मनीषा कंटेंट भी लेकर आइए। ये आप कंटेंट ही तो है मनीषा, ये कंटेंट ही तो चल रहा है। ठीक है, पेडागोगी तो आगे आएगा। इज इट क्लियर? अब क्या करें, देखो 2 से डिवाइड करें तो ये 12 बार कट जाएगा, ये 2 से 1 बार कट जाएगा। तो क्या बना? ये बना x प्लस का 12 माइनस का x प्लस x/4 इज इक्वल टू 13 रुपए 75 पैसे। देखो अब यहां से इस x से ये x कट गया तो क्या बचा? 12 चौके 48 माइनस प्लस का x/4 इज इक्वल टू 13.75। या आप कह सकते हैं इधर 48 प्लस x इज इक्वल टू व्हाट? 13 मल्टीप्लाई बाई 4। तो x कितना हुआ? आपने कहा 13 चौके 52 और 3 55, 55 माइनस का 48, तो x बराबर 7। यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या भी 7 है और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या भी 7 है। तो उसने क्या पूछा था? 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? बात समझ में आई? थैंक यू आयुष। तो कितना आंसर है? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कैसे हुआ है? तो आपको एक एक चीज को जड़ से पकड़ना है, एक एक चीज को सही से समझना है, तो आपका सवाल आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? पेडागोगी भी है इसमें, दोनों है। एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन होगा, इसमें पेडागोगी और कंटेंट दोनों चलेगा, डोंट वरी। क्लियर हो गया? सवाल को दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े एक और सवाल की तरफ। चलो ये रहा। एक फौज में 1100 सिपाही हैं,
जिनमें से भारतीय तथा शेष यूरोपीय हैं। यूरोपीय सिपाही की औसत ऊंचाई 1.75 मीटर है, भारतीय सिपाहियों की औसत ऊंचाई 1.20 मीटर है, तथा सारी फौज की कुछ जो औसत ऊंचाई है वो 1.5 है। तो भारतीय सिपाही कितने हैं? प्रश्न बहुत इजी है और आसानी से इसको कर पाएंगे। सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया है क्योंकि यूपी टेट में सवाल इस तरह के पूछे जा सकते हैं जो उनका लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो देखता हूं जवाब क्या है। एक फौज में 11,000 सिपाही हैं, जिसमें से भारतीय और यूरोपीय दो तरह के सिपाही हैं, जिसमें जो यूरोपीय सिपाही हैं उनकी 1.75 औसत हाइट है, जो भारतीय सिपाही हैं उनकी औसत ऊंचाई 1.2 है, लेकिन जब सारी फौज की औसत ऊंचाई निकालेगी तो 1.50 है। तो थैंक यू आयुष, रितु जी वेलकम। तो आपको बताना है भारतीय सिपाही कितने हैं। अब समझने की कोशिश करना। अगर इस सवाल को मैं आपको बेसिक से कराऊं तो बहुत टाइम लगेगा। कैसे? आपने कहा सर माना यूरोपीय सिपाही एक्स है, तो भारतीय सिपाही कितने हो जाएंगे? आपने कहा 11,000 माइनस का एक्स। अब इनका औसत कितना था? 1.75। जो एक्स सिपाही थे उनका औसत कितना था? 1.75। और जो भारतीय सिपाही हो गए उनका औसत कितना हो गया? जो एक 11,000 माइनस एक्स, उनका औसत कितना है? 1.20। तो अब इसकी गुणा करके अब इसके बराबर रखेंगे, जो बहुत ही मुश्किल टास्क है, जो टाइम टेकिंग भी है, बहुत बड़ी आ रही थी। तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे इसमें ऐसे सवालों में एलिगेशन मेथड। एलिगेशन क्या कहता है? एक तरफ हमने यूरोपीय सिपाही लिखे, एक तरफ हमने इंडियन सिपाही लिखे। यूरोपीय सिपाही जो थे उनकी औसत ऊंचाई 1.75, जो भारतीय सिपाही थे उनकी औसत ऊंचाई 1.20 मीटर थी। अब जो टोटल सिपाही थे, जो उनका टोटल एवरेज था, जो दोनों सिपाही थे उनका कितना था? वो 1.50 था। तो टोटल क्या होता है? एलिगेशन कब लगाते हैं? कि जब तीनों कौम जो मात्राएं हैं एक ही यूनिट में हो, एक ही इकाई में हो, और जो औसत है दोनों के बीच का वो उन दोनों के बीच हो, कम और ज्यादा वाले के बीच में, तभी हम एलिगेशन लगाते हैं। उसका रूल क्या है? इसमें से इसको घटाया, क्या आया? आपने कहा 0.25। इसमें से इसको घटाया तो कितना आया? आपने कहा 0.30। ये आएगा ना भाई। इसमें से घटाया तो 0.25, इसमें घटाया तो कितना? 0.32, दोनों का डिफरेंस इसके नीचे लिखा। अब इसको ये क्वांटिटी आई है तो उसको रेशो में बदलते हैं। रेशो में 5 का डिवाइड करते हैं तो 6 और 5, तो मतलब क्या हुआ? दशमलव दशमलव कट जाएगा तो क्या हुआ? 6-5। यानी यूरोपीय सिपाही जो उनका अनुपात 6 है, और जो इंडियन आर्मी है उनके जो सिपाही हैं उनका जो है वो 5 है। तो टोटल मिलाकर के सिपाही थे 11,000। तो 11,000 को बांट दूं मैं 6 और 5 में। उसने पूछा भारतीय सिपाही कितने थे, तो 11,000 तो टोटल सिपाही थे, उनमें से भारतीय सिपाही का अनुपात था 5, और टोटल अनुपात का कितना हुआ? 6 और 5 11। तो 11 1,000 बार दैट इज 5,000। तो भारतीय सिपाही 5,000। तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते थे अगर आपको एलिगेशन पता है। तो ये सवाल बहुत आसान बन। अदरवाइज अगर आसमान की करेंगे तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा और बहुत टाइम टेकिंग भी होगा आप लोगों के लिए। अगर वो यूरोपीय पूछता तो 6,000 हो जाते, क्योंकि यूरोपीय वालों का अनुपात 6 है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपकी तरफ लेकर बढ़ते हैं और देखते हैं एक और नया सवाल, एक नया प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है। ओहो, बड़ा आसान सवाल है भाई। ये तो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको तो आप आसानी से कर लेंगे। सवाल आपके सामने है, कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी, बाकी तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन है 2.8 इंटू 4.5 माइनस 1.71 प्लस 1.9 इज इक्वल टू 1। ओ माय गॉड, इतना आसान सवाल तो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन जल्दी से करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुश्किल नहीं है, ये आसानी से हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो। जल्दी से शुरुआत करेंगे सब लोग, तो उम्मीद है जल्दी से आपका आंसर। मुश्किल नहीं है वैसे ही देखा जाए तो। जी, तो जवाब मिलेगा मुझे। ओके, यस, जल्दी से दीजिएगा, आसान सवाल है, इजीली हो जाएगा। बी 12.7। ओके,
देख लेते हैं क्या मिलता है इसका जवाब। देखो जब 28 में 45 की मल्टीप्लाई की आपने, तो 4 अट्ठे 32 और 5 अट्ठे 40, 360, जीरो और 4 9 और 3 12, 12.6 यही आएगा ना। अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.6 ही आएगा ना। सब जानते हैं, बिल्कुल सही कहा एकदम। 2.8 मल्टीप्लाई बाई 4.5 करेंगे तो यू विल गेट 12.6 माइनस। अब देखो इसको करें भाई, इसको माइनस करें तो कितना आएगा, आपने कहा 1.9 और जोड़ दो और माइनस का 1.71। अब क्या हुआ, तो 9 और 6 15, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 14.5 माइनस का 1.71। तो 5 में से 1 गया, दैट इज 4, सॉरी 5 0 है ना, ये ऐसे करो इसको, हाँ तो 9 और 14 में से 7 गए तो 7 और 13 में से 11 गए तो 12, तो 12.7 इज द सही जवाब। आसान है, हाँ क्योंकि हमें दो एक अंक ही पूछा है इसलिए 12.7 इज द राइट आंसर। ये तो आसान था, सिर्फ गुणा भाग करना था, ये आपको पता है। हाँ बिल्कुल, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। एक और बच्चा सवाल, चलो निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी की इनमें से माप कौन सी नहीं है, माध्य, माध्यिका, बहुलक या परास, मीन, मीडियन, मोड और रेंज, इनमें से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। और ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी को क्या किसको बोलते हैं। हाँ जी, टेट प्रिपरेशन कराते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऋतु। तो यहां पर बी ऑप्शन मिल रहा है, किसी ने डी ऑप्शन दिया है, किसी ने बी, नॉट श्योर, परास। ओके, ए बी सी डी परास। चलो देख लेते हैं, पहले बता दें ये जो सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का मतलब क्या है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है जहां पर आप सेंटर की बात करते हैं, सेंटर को निकालने की बात करते हैं, यानी ये हमेशा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एवरेज पर काम करती है, औसत पर काम करती है। हमेशा हम सेंटर की वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करते हैं, दैट इज एवरेज। और एवरेज जो होता है, चाहे वो मीन हो, चाहे वो मोड हो, चाहे वो मीडियन हो, चाहे वो ज्योमेट्रिक मीन हो, चाहे वो लॉगरिथमिक मीन हो, चाहे वो हार्मोनिक मीन हो, ये सब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। जितने भी मीन आप निकालोगे, मोड निकालोगे या मीडियन निकालोगे, वो हमेशा सेंटर की बात करते हैं, इसलिए ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं तीनों। लेकिन जो परास है, जो रेंज है, वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती, वो डेविएशन की माप होती है, दैट इज नॉट डेविएशन, ठीक है ना, विचलन। तो ये डेविएशन के अंदर आता है, मेजर ऑफ डेविएशन, ये डेविएशन के अंदर आता है। इसका मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, यानी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर जब आप कर देते हैं, यू विल गेट व्हाट, दैट इज हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, दैट इज परास। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। 25.50 का मूल्य पैसे में कितना होगा, 2500 पैसे, 2550 पैसे, 2601 पैसे या 3000 पैसे। तो ये तो बड़ा आसान सवाल है, इसको तो आप आसानी से कर लेंगे, मुझे पता है, इसमें तो कोई शायद दिक्कत नहीं झेलेंगे आप, इसको आसानी से कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 25.50 पैसे का मूल्य पैसे में कितना होगा, 2500, 2500, ये सबको पता है कि भाई 25 रुपए 50 पैसे में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो अब 100 की गुणा कर देंगे, तो 2550 पैसे। तो बचकाना सवाल था। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 2 के छात्र को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिखा, अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, उनको समूह में रखेंगे जिन्होंने सही लिखा है, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। कक्षा 2 का बच्चा, याद रखना, कक्षा 2 का बच्चा है और वो 44 लिखने के लिए उसको कहा गया, तो उसने 44 को 404 लिख दिया। अब आप उसको क्या कहेंगे, देखो 4 ऑप्शन है, अगर मैं एक 5वां ऑप्शन और दे दूं आप, उन्हें स्थानीय मान
की संकल्पना को मजबूत करने के लिए कहेंगे। उनकी स्थानीय मानी की संकल्पना को मजबूत कराएंगे। तो यहां पर आप बताओ कौन सा आंसर है? बी, ई, तब ई होगा। बता दूं दोस्तों, ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि आप बहुत गड़बड़ कर देते हैं सवाल में। अब भी ई नहीं होगा, अब भी ए ही ऑप्शन होगा सही, अभी भी ए ही होगा। बात समझ गए? अभी भी यही होगा क्योंकि आपको शायद ये नॉलेज नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 स्थानीय मान जो मैंने लिखा है यहां, क्योंकि उन्हें गलती स्थानीय मान में की है ना, स्थानीय मान की संकल्पना कक्षा 2 में शुरू नहीं होती, कक्षा 3 में शुरू होती है। तो क्लास पर तुरंत प्रश्न बदल जाता है। अगर क्लास चेंज हो जाए तो प्रश्न का उत्तर बदल जाता है, याद रखिएगा। अगर थोड़ा सा प्रश्न में कुछ बदल जाए, क्लास बदल जाती है, तो प्रश्न का उत्तर चेंज हो जाता है। तो स्थानीय मान की संकल्पना को मजबूत कराएंगे, तब भी ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अगर यह क्लास 3 हो जाए तो ऑप्शन ये वाला ई सही होगा। तो याद रहेगा कब ई करना है। अगर स्थानीय मान के बारे में संकल्पना को बात करते हैं तो प्लेस वैल्यू की जो नॉलेज बच्चे को दी जाती है वो कक्षा 3 से स्टार्ट होती है, 2 से नहीं होती। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये सवाल कई बार इस तरह से एग्जाम में आ जाते हैं कि भाई कक्षा 3 में और कक्षा 2 में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कक्षा का विशेष ध्यान रखें। एक और सवाल, एक और प्रश्न। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? त्रिभुवन विचार क्षमता को प्रोत्साहित करना, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में जो प्राइमरी लेवल है उसमें प्रतिचित्रण को बोलते हैं मैपिंग। अभी पहले मैं मैपिंग आपको बता दूं, फिर आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। मैपिंग का मतलब होता है फंक्शंस क्रिएट करना। हालांकि हम इसको फंक्शन से समझ सकते हैं, लेकिन आप समझें कि दो चीजों में क्या संबंध है उसको निकालना ही मैपिंग होता है। जैसे आप लिखते हैं 3, 9, 27, 81, मैंने कुछ संख्या ऐसे लिखी, तो इसमें क्या हुआ कि ये वाली संख्या जो आगे वाली है इसका स्क्वायर है, आगे वाली क्यूब है, आगे वाली 3 की पावर 4 है। तो ये एक मैपिंग है कि 3 को बनाने के लिए आगे टर्म को क्या आपने यूज किया, वही मैपिंग है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ऐसे कि ये एक त्रिभुज है ऐसे, तो पहले त्रिभुज में हमने ये एक बिंदी आई, दूसरे में फिर 2 बिंदी आई, तो आगे वाले में क्या आएगी? ये सब क्या है? ये मैपिंग है, इसको प्रतिचित्रण बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए त्रिभुवन विचार, त्रिभुवन विचार को बोलते हैं स्पाइरल थिंकिंग, स्पाइरल थिंकिंग बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। स्थानिक समझ, क्या बोलते हैं इसको? स्थानिक समझ, यानी स्पाइरल थिंकिंग भी इसको बोला जाता है, को प्रोत्साहन देंगे। अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देंगे, विषय को सरल और रुचिकर बनाना है, इसका मतलब संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना है। तो राइट ऑप्शन क्या मिल रहा है यहां पर देख लेते हैं, ए और डी। ऑप्शन नंबर बी है ए और बी, ऑप्शन नंबर सी है बी और सी, और ऑप्शन नंबर डी है बी और डी। तो यहां पर ऑप्शन देखिए, बता दें आपको, जब भी आप, मैंने देखो इमेज बना के बताया ना आपको, तो यानी जब भी आप प्रतिचित्रण की बात करते हो वहां शेप्स इंक्लूड हो जाती हैं, और जहां पर शेप्स इंक्लूड हो जाती हैं उसी को स्पाइरल थिंकिंग, स्थानिक समझ या त्रिभुवन विचार कहा जाता है। यानी अगर मैं बात करूं त्रिभुवन विचार की क्षमता की, मैं बात करूं स्पाइरल थिंकिंग की, मैं बात करूं स्थानिक समझ की, इनका मतलब है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स। याद रहेगा, त्रिभुवन विचार, स्थानिक समझ या फिर स्पाइरल थिंकिंग, इनका मतलब क्या होता है? नॉलेज ऑफ शेप्स और अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स। तो ये तो सही है। अब देखो ये मैंने कैसे बताया भाई, बच्चा कैसे करेगा? आपने कहा 9 में 3 का डिवाइड कर दिया, तो अनुपात कितना है दोनों के बीच? 3 का अंतर है। आपने 27 में 9 का डिवाइड कर दिया, नहीं पहले वाली टर्म को से दूसरे वाली टर्म को डिवाइड करने पर आपको 3 ही मिल रहा है। तो ये अनुपातिक विवेचन को भी प्रोत्साहित करता है, ठीक है ना? वेरी गुड। यानी प्रोपोर्शनल डेलिब्रेशन भी करता है। लेकिन विषय को सरल और रुचिकर बनाना ये प्रतिचित्रण का काम नहीं है। प्रतिचित्रण सरल और रुचिकर नहीं बनाता है, हमेशा गणित की पहेलियां और गणित के जो खेल हैं वो गणित को रुचिकर और सरल बनाते हैं। और संख्याओं की निरस्ता, इससे तो निरस्ता कहां समाप्त हो जाती है, इससे तो सवाल और टफ हो जाते हैं। तो ये डलनेस ऑफ नंबर्स को रिमूव नहीं करता है, ये तो और बढ़ाता है।
तो ऑप्शन 2 सही है। ऐसे प्रश्न आपको बहुत ज्यादा इस बार एग्जाम में मिलेंगे, काइंडली नोट इट डाउन, कृपया इसको नोट कर लिया जाए। इस बार सवाल इस तरह के बहुत पूछे जाएंगे जहां पर 4 ऑप्शन देगा और इस तरह के ऑप्शन देगा, क्योंकि सवालों का जो लेवल है वो कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो इस पर पुलिस फोकस करें और सब लोग समझने की कोशिश करें। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग कर यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयत का क्षेत्रफल समान हो सकता है। आयाम मींस डायमेंशन। आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, टीचर को कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, तो वो किस साधन से, किस टूल से यह समझा सकता है कि दो अलग अलग आयत का क्षेत्रफल बराबर हो सकता है। जो डिफरेंट डिफरेंट माप के क्षेत्र आयत है उन दोनों का एरिया बराबर हो सकता है। वो किस किस चीज से समझा सकता है? पैमाने से, ग्राफ पेपर से, धागे से, या टाइल से। ऑप्शन बी और डी, ऑप्शन केवल डी, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी केवल बी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 का मुझे आंसर मिल रहा है, 8 का ए। किसी ने ए कहा है। देखो ऑप्शन मैंने येलो कलर में दिखाए हुए जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ऑप्शन सारे येलो कलर जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से लिखा है, इसमें एबीसीडी, यहां पर भी एबीसीडी है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने येलो कलर में इनको लिखा हुआ है। समझते हैं। देखो अगर हम पैमाने की बात करते हैं तो पैमाना होगा मापन, माप। और माप जब भी यूज करोगे तो बिना फॉर्मूले के आप माप का यूज नहीं कर सकते। अगर माप का यूज करोगे, पैमाना का यूज करोगे, तो आप हमेशा आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे। ग्राफ पेपर क्या होता है? जैसे मैंने ग्राफ पेपर यहां बनाया, ऐसी टाइल्स होती है, ऐसी ग्राफ पेपर होते हैं, जैसे ये। ओके, मैंने ग्राफ पेपर यहां आपके सामने बना रहा हूं ऐसे। अब आपने कहा ओके भाई ये विभिन्न आयामों के अनुपात है, हमने कहा ओके, तो हमने 3 खाने लिए। देखो 3 खाने हम लेने की कोशिश करते हैं, देयर आर 3, 1 2 3 खाने, और यहां पर हमने लिए 2। तो आपने कहा बेटा जरा देखो, एक की लंबाई 3 है, एक की लंबाई 2 है, एक की लंबाई 3 है, एक की लंबाई 2 है, यानी 3 खाने ऐसे लिए, 2 ऐसे, तो कितने टोटल खाने हुए? आपने कहा 1 2 3 4 5 6। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम अलग तरीका बदलते हैं। अब मुझे बताओ, अब मैं ऐसे नहीं ले रहा हूं खाने। अब मैंने उससे कहा बच्चे से कि बेटा हम खाने ऐसे लेते हैं कि हमने 3 खाने ऐसे, 2 खाने लिए वैसे, और 3 ऐसे लिए, तो अब कितना होगा? बच्चा बोलेगा जी 1 2 3 4, अब भी 6। तो यानी 2 डिफरेंट डिफरेंट माप के, आप इसमें 4 और 2 भी ले सकते हैं, 4 3 भी ले सकते हैं, 6 2 भी ले सकते हैं। समझ रहे हो? इसमें आप 4 3 4 3 12 और 6 2 12, ऐसी टाइल्स का सिस्टम है। तो यानी टाइल्स और ग्राफ पेपर आप विदाउट फॉर्मूले के बच्चों को गिन के बता सकते हैं कि देखो इसने भी 6 खाने कवर किए, जबकि इसकी अलग अलग हमने लिए माप, इसने भी 6 खाने कवर किए। सेम कंडीशन हम टाइल्स के साथ लगा सकते हैं कि भाई हमने 6 टाइल ऐसे लगाई और 2 ऐसे लगाई, या हमने 4 टाइल ऐसे लगाई, 3 ऐसे लगाई, टोटल टाइल कितनी? 12 ही आएंगी ना, तो ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो हम इसका यूज करने के लिए बी और डी को यूज करेंगे। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न आपके सामने, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इनमें से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित का भाग नहीं है? गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। रणनीति, प्रतिरूप, अनुपात, चौपट, टाइलिंग। यानी अकॉर्डिंग टू एनसीएफ नेशनल करिकुलम 2005, which of the following subject not the part of the mathematic curriculum? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। रणनीति, इसको बोलते हैं आप टोनलिटी यानी प्लानिंग। प्रतिरूप अभी मैंने बताया दैट इज मॉडल, पैटर्न जिसको बोलते हैं आप। अनुपात, रेशो, और चौपट, टाइलिंग्स। तो इनमें से कौन सा आपको लगता है? 3, अनुपात। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी मैंने बताया था बालक को डायरेक्टली अनुपात नहीं सिखाते हैं, लेकिन अनुपातिक क्या है, रेशो क्या है, कैसे दो भिन्नों को भाग करते, उस तरह से उसको रेशो को इनडायरेक्टली पढ़ाया जाता है। लेकिन अनुपात का बेसिक जो चैप्टर है वो कक्षा 6 से 8 तक आता है, जहां पर अनुपात और समानुपात का चैप्टर सेपरेटली दिया जाता है। तो
अकॉर्डिंग टू एनसीएफ जो अनुपात है वो पाठ्यक्रम का भाग नहीं माना गया है, उसको पाठ्यक्रम में नहीं रखा गया है। हालांकि इनडायरेक्टली रूप से हम यूज करते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में कहीं भी अनुपात का चैप्टर आपको नहीं मिलेगा कक्षा 1 से 5 तक। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक और सवाल समझाने के लिए, तो इसको आगे चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाए जाने के लिए जो हम पाठ योजना बनाते हैं उनमें से सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू इनमें से कौन सा है? एक, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वो संकल्पनाओं की संरचना करें, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना यानी प्रेजेंट ऑफ मैथमेटिक कॉन्सेप्ट इन द स्ट्रक्चर्ड वे, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वो संकल्पनाओं की रचना करें, गिविंग स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रक्चर द कॉन्सेप्ट्स, देन writing activities and giving questions in the context and following the sequence of the test books। तो सबने बी ऑप्शन दिया, किसी ने बी, सब बता रहे हैं, क्या बात है, सबको पता है, समझिएगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी क्यों करेक्ट है? हालांकि यहां पर कोई ऐसा नहीं जो गलत है, वो सारे ही सही है, लेकिन अति महत्वपूर्ण कौन सा है? हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? आगमन विधि पढ़ाते हैं ना, आगमन विधि जिसको आप बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। और इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? बच्चों को बनी बनाई संकल्पनाओं के अलावा आप उनसे खुद संकल्पनाओं का निर्माण कराएं, वो खुद अपनी संकल्पनाओं को बनाएं, वो सबसे बेहतरीन मौका होता है। तो यहां पर भी तो वही लिखा है कि विद्यार्थियों को हम हमेशा अवसर दें कि वो कॉन्सेप्ट की खुद संरचना करें, खुद के कॉन्सेप्ट बनाएं। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लेसन प्लान, क्योंकि लेसन प्लान में जब बनाते तो टीचर तो पढ़ा ही देता सारी चीजें, उसके अगर पर बच्चे क्या योजना बनाए, बच्चे क्या संकल्पना को समझे, दैट इज द मेन पार्ट। और राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट जवाब दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा आप जवाब दे रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, या जेंडर बेस, लिंग। ग्रीश कैसे हैं? कौन सा गणित में उपलब्धि कम होने का कारण हो सकता है? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। अच्छा सवाल है और मैं चाहूंगा जवाब अच्छे से मिले। और यहां पर यानी साइको कल्चर बैकग्राउंड, द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, नेचुरल एबिलिटी ऑफ पर्सन, या जेंडर बेस। बी, गणित का स्वरूप। ओके ग्रेट। तो अब सवाल का जवाब बहुत अच्छे से देने की कोशिश जारी और किया भी आपने। अच्छा देखो, आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। देखो, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, जो बालक है उसकी स्वाभाविक क्षमता के आधार पर आप नहीं कह सकते कि गणित में उपलब्धि कम है, क्योंकि बालक की स्वाभाविक क्षमता एक शिक्षक पर डिपेंड करती है, एक टीचर पर डिपेंड करती है, उसको कैसे गणित के प्रति नकारात्मक सोच दिया गया है, पॉजिटिव अप्रोच दिया गया है। क्योंकि बालक तो कोरी किताब है, उसको जो चाहे, मैं वाटसन ने कहा तो था कि बालक की कोरी किताब है, अब जो चाहे उसको मैं बना दूं, चोर चाहे चोर बना दूं, डॉक्टर चाहे डॉक्टर बना दूं। तो व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता हमेशा कुछ करने की होती है। आप सब चाहते हैं ना कि आपको अच्छे से गणित आए, आप सब चाहते हैं बहुत अच्छे से गणित हमको आ जाए, तो ये आपकी स्वाभाविक क्षमता है, आ जाए, क्योंकि दिमाग और क्षमता सबकी बराबर होती है, बस उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। आप किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर होने का कारण उसका जेंडर बेस नहीं मान सकते। लिंग आधार जो है वो किसी भी विषय में उपलब्धि कम या ज्यादा होने का आधार नहीं हो सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं लड़की हूं तो मैं तो गणित में वैसे ही कमजोर हूं, क्योंकि भगवान ने हमें श्राप दिया हुआ है कि लड़कियां गणित कभी नहीं पढ़ पाएंगे। लड़के बोले जी हम तो बिल्कुल कमजोर हैं गृह विज्ञान में और ड्राइंग में, हमें श्राप मिला है, तो ऐसा श्रापित तो कोई नहीं है ना। तो जेंडर बेस कभी भी किसी विषय में कम या ज्यादा होने का, और गणित की संरचना इतनी आसान है, इतनी खूबसूरत है कि उसको हर व्यक्ति समझ सकता है, तो ये तीनों तो हो नहीं सकते। अब आपके दिमाग में आया सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या कहती है, नहीं उसका बैकग्राउंड, साइको कल्चर बैकग्राउंड। आपने देखा होगा जो आदिवासी हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके बच्चे कम पढ़ते हैं,
जो मजदूर वर्ग हैं, जिनके मजदूर वर्ग हैं, उनके बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली, उनके बच्चे अच्छे पढ़ लेते हैं। जो जो अपर क्लास हैं, वो और भी अच्छे पढ़ लेते हैं। तो कंडीशन क्या है? क्योंकि उनको साधन का अभाव होता है। अगर पृष्ठभूमि कमजोर है तो बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते जिस लेवल की शिक्षा उसको मिलनी चाहिए। इसीलिए सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, वो किस समाज से है, किसकी संस्कृति क्या है, वो पृष्ठभूमि सबसे ज्यादा कारण माना जा सकता है। किसके लिए? गणित विषय में उपलब्धि कम होने के लिए। उनके घर प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं है। बच्चा घर पे आता है, पापा बोले चल मेरे साथ चला दुकान पे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। एक और, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? अब ये रचनावादी दृष्टिकोण क्या है? इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी इसको बोलते हैं। तो गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। गणित पूर्णतः विषय परक है। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। इनमें से कौन सा रचनावादी दृष्टिकोण है? Mathematicians should expect the invention of truth. Mathematics is completely subjective. मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है या गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। और यहां पर ऑप्शन दिया है, ये दोनों लेवल के लिए चल रहा है। जब क्लास मेंशन हो जाए ना आरती, जब क्लास मेंशन हो जाए ये पर्टिकुलर क्लास के लिए, तो आप वो क्लास वाला बन जाता है। अदरवाइज सभी क्वेश्चंस प्राइमरी में और जूनियर में लगभग बराबर होते, क्लास के आधार पर क्वेश्चन बदलता है। ओके, कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस क्लास के आधार पर उसका ऊपर नीचे हो जाता है, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो क्या सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, गणित के संरचनात्मक। अब कंस्ट्रक्टिव रचनावादी को बोलते हैं क्रिएशन, कुछ क्रिएट करना, कुछ नया बनाना। बच्चा किसमें करता है? देखो, दैट इज मानस दर्शन, दैट इज विजुअलाइजेशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विजुअलाइजेशन। इट्स विजुअलाइजेशन, इसको ही क्रिएशन बोला जाता है। देखो इंग्लिश में लिखा भी है, क्रिएशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। क्योंकि बालक सबसे पहले किसी का विजुअलाइज करता, तभी उसकी बारे में सोचता है, तभी अपनी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, तभी अपनी जो रचनावादी दृष्टिकोण है उसको अप्लाई करने की कोशिश करता है कि कैसे बना, इसको मैं भी बना सकता हूं, इसमें क्या क्या लगा। और आपने देखा होगा बहुत बार, आप अपने घर में छोटे बच्चों के लिए जब बाजार जाते हैं, मेला जाते हैं, उसके लिए खिलौने लेके आते हैं, टॉयज लेकर आते हैं, और बच्चा क्या करता है, आप जैसे ही बाहर गए उसको तुरंत खोल देता है, उसको पूरा खोल करके उसके अंदर पुरुषों को जांचना शुरू कर देता है। दैट इज क्रिएशन, दैट इज विजुअलाइजेशन। वो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि इसके अंदर है क्या, क्यों चल रहा है, वही विजुअलाइजेशन है, वही क्रिएशन है। तो रचनावादी दृष्टिकोण, इसी से आप कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी संरचनात्मक रचनावादी गणितीय शिक्षा कक्षा का लक्षण नहीं माना जाता है? इनमें से किसको रचनावादी गणित कक्षा यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के आधार पर क्लास ले रहे हैं, कौन सा ऐसा है जिसमें यह नहीं माना जाता है कि यह रचनावादी अप्रोच है? अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अननोन क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय पर परीक्षा का उपयोग किया जाता है। गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों में एक संबंधों को उजागर किया जाता है। गणित के अधिगम में भाषा की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा जो लक्षण है वो रचनावादी कक्षा का नहीं है। तो देखते हैं क्या मिलता है। रचनावादी अप्रोच, ए। यस, यहां पर सी ऑप्शन मिल रहा है। क्यों भाई, आप सब सी ऑप्शन क्यों दे रहे हैं? गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के ही संबंधों को उजागर किया जाता है।
यानी रिलेशनशिप बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हाईलाइटेड। तो भाई रचनावादी अप्रोच में तो दूसरी एक्टिविटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आप बताइए, दूसरी क्षेत्रों की चीजों पर तो बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर रचनावादी अप्रोच लानी है तो आपको मैथमेटिक्स के साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को जोड़ना पड़ेगा। यही तो है दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के साथ कनेक्ट करोगे तभी तो देखो निशो इंग्लिश पढ़ो, दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मस्ट बी हाईलाइटेड। ये तो सही है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। रचनावादी अप्रोच में पेपर, देखो याद रखना, अगर बच्चा रचनावादी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये मे भी हो सकता है, मैं विषय पर कर लेगा ना, विषय पर, तो याद रखिएगा ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चा विषय पढ़ता है गणित में बहुत अच्छा होगा तो वो बहुत अच्छा सृजनात्मक करता होगा, उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी। जो बच्चे बिना पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत अच्छी क्रिएटिविटी रखते हैं, और ऐसे कितने आइडियाज हैं जो हमेशा पीछे बैक बेंचर्स ने दिए हैं, ये आप समझ लीजिएगा। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय प्रकार की परीक्षा होनी चाहिए। ये रचनात्मकवादी संरचना का अप्रोच नहीं है, क्योंकि रचनावादी जो संरचनात्मक नीति है उसमें कहा जाता है बच्चा कुछ क्रिएटिव करे, कुछ नई चीज का जन्म दे, क्रिएटिव दिमाग लगाए, उसमें विषय पर प्रकार की परीक्षा का तो मतलब ही नहीं होता। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, इसको नहीं माना जा सकता, बाकी सब सही है। बालक अलग अलग प्रकार से समझते, ये तो उनका क्रिएटिविटी है ना, कि भाई बालक जो क्रिया करते हैं उनको अलग अलग प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं, क्रिएटिविटी। और गणित के अधिगम भाषा की भूमिका बहुत उचित है, क्योंकि अगर आप प्राथमिक स्तर पर ही भाषा को खराब कर दोगे या भाषा से बच्चों को नहीं समझाओगे, बच्चे उस भाषा को नहीं समझ पाएंगे, तो क्रिएटिविटी कभी नहीं आ पाएगी। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट जवाब आपने यहां पर चूज किया है। एक और प्रश्न, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? अध्यापक के सीखने वालों के प्रतिदिन का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित के निष्पादन पर असर होता है। ये आर्थिक लिखा है। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चों के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक है। देखते जाओ, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इन विच वन इज नॉट ट्रू? अध्यापक के सीखने वालों के प्रतिदिन का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। पहला, विद्यार्थियों की आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि गणित के निष्पादन पर असर होता है, ये तो मैंने अभी बताया था कि ये तो होता है, सही बात है ये तो। विद्यालय में निर्देशों का भाषा, बिल्कुल, जिस तरह से बच्चों को आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो बच्चा उन इंस्ट्रक्शन के आधार पर ही अपने अधिगम पर फोकस करने की कोशिश करता है। लेकिन गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। अभी मैंने कहा ना, स्वाभाविक नहीं होती, उसको स्वाभाविक बनाना पड़ता है। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई अगर आपको बोला जाए आपको गणित का पेपर नहीं होगा, गणित हटा दिया गया सिलेबस से, तो हो सकता है बहुत सारे लड्डू बांट दें, बहुत सारे तो लड्डू बांट दें, मोहल्ले पर उसकी दावत कर दे, भंडारा चल रहा किस चीज का, और ये पेपर से मैथ हट गया। तो क्यों? क्योंकि आप स्वभाव से हमेशा चाहते गणित ना करने को मिले, हर किसी की यही आदत है। तो गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, गलत है, वो डेवलप करनी पड़ती है, वो अर्न करनी पड़ती है, अर्जन किया जाता है उसका। ठीक है, तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, वो नहीं सही है। यदि x इज इक्वल टू 1/2 है तो x प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/x का मान क्या होगा? सवाल आपके सामने। मैंने कहा दोनों चीज मिलेंगी, कंटेंट भी होगा और पेडागॉजी भी होगा, तो आप बने रहिएगा, आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से सीखने को मिलने वाली है, सो डोंट। जी खुशबू, तो जल्दी से आंसर देंगे। इन सवालों को हम कैसे करते हैं? इनको बोलते हैं बैक एंड से सॉल्व करना, सॉल्यूशन फ्रॉम बैक एंड, पीछे से हल करो इसको। तो हम पहले इस वाले ब्रैकेट को लेने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट वन हम इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ इस वाले ब्रैकेट को। तो मैं इसको सॉल्व करूं, आपको पता है एक्स का वैल्यू 1/2 पुट कर देते हैं, 1 प्लस 1/2, तो क्या वो 3/2 हो गया ना। तो इस ब्रैकेट के सीधा 3/2 आ गया। अब मैंने ये वाला ब्रैकेट ले लिया पूरा बड़ा वाला, तो ये क्या हुआ, 1 प्लस 1 इसका वैल्यू तो आपने निकाला था ना 3/2, 2 ऊपर चला गया, तो 1 प्लस 2/3। इसको सॉल्व करते हैं, 3 एकम 3 और 2 5/3।
अब ये 5/3 हो गया। अब x की वैल्यू कितनी है आपको पता 1/2 है, प्लस 1/5/3, 3 फिर ऊपर चला गया तो क्या बना, अब आगे लिख देता हूं, क्या बना 1/2 प्लस 3/5, ये होगा ना। अब आपने क्या काम किया, 5 दूनी 10 इसका एलसीएम लिया, तो 2 पंजे 10 और 3 दूनी 6, दैट इज 11/10 विल बी द राइट आंसर। ये लोग बता रहे हैं, फिर से एक बार करते हैं, दोबारा समझ लो, जिसको समझ नहीं आया हो फिर से बता देता हूं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। देखो इसको पहले सॉल्व किया क्योंकि x का वैल्यू 1/2 है, तो जब मैंने 1 प्लस 1/1/2 किया तो 2 ऊपर चला गया, ओ माफ करिएगा ये मैंने एक छोड़ दिया था, तो 1 प्लस 2 3 हो गया भाई, ये माफ करिएगा इट्स 3, तो ये अब इस वाले ब्रैकेट को लेंगे, मैंने कुछ गलत कर दिया शायद पिछली बार, 1 प्लस 1/3, तो 3 एकम 3 और एक 4/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, अभी आएगा x प्लस, वो मैंने एक डिजिट फालतू ले ली थी इसलिए ऐसा हो सकता है, x प्लस 1/4/3, ये ऊपर चला गया तो क्या बना, x का वैल्यू हमने पुट कर दिया यहां पर, तो 1/2 प्लस 3/4, 4 इसका एलसीएम आया, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5/4 इज द राइट आंसर। क्लियर है, 5/4 ही है, राइट आंसर इज 5/4, डोंट वरी। वो मैंने इसको 1/2 और यहां सिर्फ 2 ही लिख दिया था x की जगह, इसलिए थोड़ा सा गलत हो, तो राइट ऑप्शन क्या है, दैट इज 5/4। क्लियर है, तो जब भी इस तरह के सवाल प्रश्न मिलेंगे तो कहां से करेंगे, बैक एंड से सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे, फ्रंट एंड से नहीं करेंगे, यहां से नहीं होगा सवाल। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक आदमी एक काम को एक दिन में पूरा करता है, तो 7 आदमी मिलकर इससे 7 गुने कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। साइड में खुशबू यहां दिख नहीं रहा था, ये तो ब्लैक कलर में था, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, ये तो ब्लैक कलर में तो दिख रहा होगा साफ साफ, ये तो मैंने बिल्कुल ब्रैकेट लेके बताया है। चलो फिर बता देता हूं, डोंट वरी। ओके चलिए, एक आदमी, बहुत सिंपल सवाल है, इसका आंसर दे दो, क्या आएगा इसका आंसर भाई, 7, सबको पता है भाई, एक आदमी एक काम को एक दिन में पूरा कर सकता है, तो 7 आदमी मिलकर उस काम को करेंगे तो एक दिन में ही, अगर 7 आदमी मिलकर उस काम को करते तो वो एक दिन में ही, लेकिन 7 गुना काम है तो 7 दिन में ही करेंगे, उसने बोला 7, उससे 7 गुना काम करना है हमको, राइट ऑप्शन इज 7, दैट इज द राइट आंसर। ये तो बड़ा आसान था, बचकाना सवाल था। एक वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य ने 240 रुपए का अंतर है, तदनुसार यदि उसने 20% लाभ होता तो बिक्री मूल्य कितना था, यानी द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज 240 and accordingly he made a profit of 20%, then the selling price is what। एक वस्तु का लागत मूल्य जो था वो, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जो बिक्री मूल्य था वो, उन दोनों का डिफरेंस 240 रुपए। तो देखते हैं, आप सब जानते हैं इस बात को भाई, वस्तु का लागत मूल्य और बिक्री मूल्य की बात हो रही है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस 240 रुपए, और ये तो प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट होता है ना, तो ये तो प्रॉफिट दिया 240 रुपए, और प्रॉफिट उसने दिया था 20% है, तो 20% का वैल्यू 240 हो गया ना। उसने पूछा है उसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना, अब देखो कॉस्ट प्राइस 100% होता है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, बेसिक प्राइस प्लस प्रॉफिट 120%, तो वो आपसे 120% का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करें, 240 मल्टीप्लाई बाय 120 अपॉन 20, दैट इज 12, 144, राइट ऑप्शन इज 1440। आसान है, तो जब भी आप सवाल, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, अब उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें प्लस कर देते हैं, उसमें अगर लॉस होता तो माइनस कर देते हैं।
तो इसी को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर से सवाल। समझ में आया होगा। वन मोर क्वेश्चन लिया जाए। इज इट क्लियर टू ऑल? एनी बडी हियर जिसको समझ में ना आया हो? आप में से कोई भी जिसको समझ में ना आया हो तो बताएं, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूं। बढ़िया, सबको समझ में आ गया, दैट्स वेरी नाइस। तो चलो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ और देखते हैं एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। एक व्यक्ति 10,000 रुपए का ऋण लेता है, उसका एक भाग वह 8% वार्षिक ब्याज की दर पर बैंक से लेता है और दूसरा भाग 10% वार्षिक दर पर दूसरे बैंक से लेता है। यदि कुल ब्याज के रूप में 950 रुपए वार्षिक का वो भुगतान करता है, तदनुसार उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था? आसान सवाल है। ए पर्सन टेक्स ए लोन ऑफ ₹10,000. His one part take it from one bank at the rate of interest 8% per annum and the other part from other bank at the rate of 10% per annum. He pays ₹950 per annum as total interest. Accordingly, what was his loan taken from the bank earlier? अब देखो फिर इसको करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो क्या करेंगे, माना 8% पर लिया गया रुपया x था, तो 10% पे कितना लिया गया? आपने कहा अगर 8% पर x रुपया लिया गया तो 10% पे कितना हो गया? आपने कहा 10,000 रुपए लिए, तो उसमें से x कम कर दो। अब उसने कहा टोटल प्रॉफिट मिला एक साल में इतना, तो इसका एक साल का प्रॉफिट, तो भाई x रुपए का 8% की दर से एक वर्ष का ब्याज प्लस ऐसे ही 10,000 माइनस x रुपए का प्रॉफिट 10% की दर से एक साल का बटा 100 बराबर 950 रुपए। बेसिक तो ये है। अगर आप बेसिक से करेंगे तो ये बहुत ही नुकसानदायक, आपको परेशानदायक हो जाएगा और आपको सवाल और लंबा कैलकुलेशन करना। हालांकि इससे आप आंसर ले लेंगे, लेकिन मैं इसको शॉर्टकट बताना चाहूंगा आपको। मैंने अभी पहले भी समझाया था। क्या कर सकते हैं भाई, टोटल ब्याज कितना मिला? 10,000 पर 950 रुपए, तो 950 रुपए मिले 10,000 रुपए पर गुणा 100, तो 9.5% की दर से मिला उसे ब्याज। टोटल ब्याज 9.5 दर से मिला। तो पहले वाले तो 8% पर ब्याज दिया गया था, दूसरा वाला 10% पर दिया गया था, और जो टोटल अमाउंट प्राप्त हुआ 8 और 10 वाले से वो 9.5 था। शायद कुछ याद आ जाए आपको, कुछ याद आ रहा है? धीरे धीरे आ रहा होगा। निकालने इसका एलिगेशन, तो 1.5 इसका निकाले तो 0.5, इसको रेशो में कन्वर्ट कर दे, 0.5 से डिवाइड कर दिया तो 1:3। तो यानी 8% पर दिया गया पैसा 1 अनुपात में, 10% पर दिया गया पैसा 3 अनुपात में है। तो जो पहले बैंक से दिया था वो 8% पर दिया गया था। तो क्या हुआ? अब तो आसान हो गया सवाल। भाई 10,000 रुपए को आपको 1:3 में बांटना है, तो 1/4 दैट इज 2500, है ना? 2,500 रुपए हो गया ना, 2,500। तो यानी 8% पर जो धन दिया गया था वो 2,500। तो आप चाहे तो ऐसे कर ले, ये आसान रहता है एलिगेशन, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। लेकिन अगर आप करेंगे बेसिक से तो इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ इशू, और आपको मेहनत भी ज्यादा लगेगी और आपको काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, ये आप सभी जानते भी हैं। तो एक और सवाल लिया जाए। सबको समझ आ गया है क्या सवाल था, क्या प्रश्न था? मे भी सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये प्रश्न कैसे पूछना था और क्या इस प्रश्न का आपको जवाब देना था। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रखता हूं, उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आप अच्छी तरह से देंगे। किसी दिए गए आंकड़े के लिए बारंबारता 5 को टैली चिन्ह से निरूपित करते हैं। 5 को कौन से टैली चिन्ह से निरूपित किया जाता है ये आपको बताना है। देखिए जब बारंबारता बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं? बढ़िया, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही कहा आपने। इट में भी पॉसिबल 1 2 3 4 5 हो सकता है ना? लेकिन आपको बता दूं, ये 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं होता है। अगर आपको कोई भी बारंबारता लिखनी पड़ती है तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 और उसके बाद 5वां काट देते हैं, जिससे कि 5 का ग्रुप पता लग जाता है। अगर सपोज लिखना है बारंबारता हमारी 20 है, 20 बार आई, तो ये हमारी 22 बार आई, तो हम कैसे लिखेंगे 22 बार को? तो हम अगर सारे डंडे खींच देंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काउंट। हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 20,
21 22 इस तरह से। अब हमको पता है कि ये जो हमारा सिंबल बना ये 5 5 का है, तो जब भी आप टैली चिन्ह को लिखते हैं, बारंबारता लिखते हैं, तो आप हमेशा 5 के सिंबल को इस तरह से प्रयोग में लाते हैं, जो मैंने बताया है। हाँ, रीड में आया था इस बार। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इजी था। आगे बढ़ूं, एक और सवाल लिया जाए। चलिए, समीकरण y इजिकल टू -4 का ग्राफ एक सरल रेखा होगी, x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, मूल बिंदु से गुजरेगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसको समझाने के लिए, हालांकि पेपर 2 का सवाल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम दोनों को पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा ग्राफ है, ऐसे ग्राफ ऐसे होता है ना, ये x एक्सिस होता है, ये x बार, ये y एक्सिस होता है, और ये y बार। तो उसने कहा है हमेशा ये 0 0 पॉइंट होते हैं। अगर हम x की बात करते हैं तो हमेशा पॉइंट को x, y के फॉर्मेट में पढ़ा जाता है। तो पहले जो आएगा संख्या, अगर 2 3 लिखा तो मतलब क्या है कि पहला वाला पॉइंट x एक्सिस पर है, दूसरा वाला पॉइंट y की तरफ चलेगा। ठीक है ना, अभी बताते हैं आरती। तो बात समझिएगा क्या हुआ। आपने कहा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, प्लस का 1 प्लस का 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4। अब देखो, उसने बोला y इजिकल टू -4, तो -4 नीचे की तरफ चलेगा, तो आप काउंट करें y पर, देखो x तो कुछ नहीं चला, x तो 0 रहा, तो 1 2 3 4 यहां पर वो लाइन आई। और वो हमेशा याद रखिएगा, जब भी सिर्फ एक एक्सेस आपको दिया गया है, ओनली वन एक्सेस का वैल्यू दिया गया है, तो हमेशा ये लाइन हमेशा सीधी जाएगी, वो कभी इससे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सीधी स्ट्रेट लाइन निकल जाएगी और हमेशा वो एक्स अक्ष के पैरेलल जाएगी। अगर कोई x का वैल्यू दिया है तो y एक्स के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो राइट ऑप्शन क्या था, x अक्ष के समांतर, यानी पैरेलल टू x एक्सिस। आसान है, समझ गए। तो ये सवाल भी आपको जाना बहुत जरूरी था, थोड़ा हटके तड़का था सवाल में। तो x एक्सिस को आप ऐसे बनाएंगे। इज इट क्लियर, समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया जवाब। एक और सवाल, 10 सेंटीमीटर वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। यदि वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं कौन सी होंगी। ए सर्कल अंडर ए रेडियस ऑफ सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, a right angle triangle is formed. If the diameter of the circle is one side of the triangle and the perimeter of the triangle is 48 centimeter, then the other two sides of the triangles are. तो मैं इसका पहले चित्र आपको बता देता हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये इसका फिगर है, यानी उसने कहा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, तो एक वृत्त बना देते हैं। हमारा तो वृत्त भी इतना अच्छा बनता है, पूछो मत। सपोज ये व्रत है, हालांकि व्रत तो जैसा लग नहीं रहा, लेकिन व्रत है। उसने कहा इसके अंतर्गत एक समकोण, याद रखना जब भी किसी व्रत के अंदर समकोण बनाया जाता है, उसने ऑलरेडी दिया व्रत का व्यास, ये व्रत का व्यास है, व्यास केंद्र से होकर जाता है ना, और ये तो आपको बताया गया है कि इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो 10 ये हो गई और 10 ये हो गई। अब उसके समकोण बनाना, तो आपको क्या बताना है, ये तो आपको पता लगी भुजा, आपको ये वाली भुजा बतानी, ये वाली। अगर ये समकोण बनाता है यहां पर ऐसे 90 डिग्री, तो इन दोनों भुजाओं का वैल्यू बताना। सपोज ये बी है और ये एल है, बात समझ में आ रही है, इसको बताना है। तो अब आप देखो, आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण कितना हुआ, 10 और 10 20, कर्ण 20 है। तो कर्ण क्या होता है, आप कहेंगे सर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, कर्ण तो यही होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा कर्ण तो ये हो गया, तो भाई मुझे बताओ इसका परिमाप दिया 48, परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का टोटल। तो आपने एल को जोड़ा, बी को जोड़ा, हाइपोटेनिस को जोड़ा, वो कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। और हाइपोटेनिस यानी कर्ण तो आपको पता है 20 है, तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा, 48 माइनस 20 दैट इज 28। ये बेसिक बता रहा हूं। तो एल और बी का वैल्यू कितना, एल बी इज इक्वल टू 28, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप चाहें तो आप एल प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, देन यू विल गेट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सॉरी एल प्लस बी प्लस 2 एल बी।
अब क्या हुआ, अब l प्लस बी तो आपको पता है दैट इज 28, तो 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, बी स्क्वायर आपको यहां से पता है 20 स्क्वायर प्लस 12b, तो मैंने यहां से 12b निकाला तो क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, सॉल्व कर दिया तो कैसे, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो क्या बना आपने का 28 माइनस 20 इंटू 28 प्लस 20, तो इधर लिख देता हूं क्या बना आपने का सर ये बना 28 में से 20 गए 8 गुणा 48 बटा 2, दो इधर भेज दिया एलबी से, तो एलबी का वैल्यू आपको पता लग गया कितना हुआ 192, तो एलबी 192 है, ये एल प्लस बी था माफ करिएगा, तो एल बी कितना हुआ 92। अब ये सवाल आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा ना, समझ भी रहे हो, अच्छा भी लग रहा है, तो ये बहुत बड़ा टाइम आपको देगा। अब मैं समझा रहा हूं इसको, अब आपके सामने क्या है, आपको एल प्लस बी पता है 28 है, आपको एल बी पता है 192 है, तो अब आप ऐसी दो संख्याएं बताओ जिन संख्याओं को जोड़ने पर 28 है, गुणा करने पर 192 आ जाए, तो आपने कहा सर सी ऑप्शन है। अभी सॉल्व करेंगे इसको, अब एल माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे तो इट विल क्रिएट अनदर प्रॉब्लम, तो ये बहुत बड़ा हो रहा है ना, ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, हालांकि बेसिक यही है, तो मैं शॉर्ट में कैसे समझाऊं, अब इसको शॉर्टकट में समझ लो, क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता कि हम इसको ऐसे करें, तो मैं इसको बोलूंगा ऐसे नहीं समझना है, समझने की कोशिश करना। आपके पास सिंपल बात समझ में आ गई, ये ट्रायंगल है जिसका कर्ण 20 है, अब ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ट्रिपलेट पर काम करता है, जैसे 3 4 5 होता है, 5 12 13 होता है, 6 8 10 होता है, 7 24 25 होता है, या फिर आप कह सकते हैं 8 15 17, कुछ ट्रिपलेट है मेन जिनसे सवाल बनते हैं। तो आपने क्या काम करा, आपने देखा अगर मैं 13 के साथ इसको अटैच करता हूं, 13 15 और 20, तो मेरा कोई ट्रिपलेट नहीं निकला। 14 14 के साथ बराबर भुजाओं पर ट्रिपलेट नहीं बनता, इसको देखते हैं 12 16 और 20, क्योंकि ट्रिपलेट के साथ रेशो अगर सेम है तो वो भी ट्रिपलेट होता है, तो उसको 2 से काट दें, 6 8 10, क्योंकि सबको इक्वल डिवाइड करोगे तो 6 8 10 का क्या बनता है ट्रिपलेट बनता है, जो कि इस भुजा के साथ बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। तो आप विदाउट पेन भी सवाल को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको नहीं आया है ये वाला तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। और वैसे भी अब आपने निकाला था, अगर आप गुणा भी करेंगे, अभी आपने कहा एल इंटू बी कितना था 192, तो सिर्फ इन दोनों की गुणा करोगे तभी आपको 192 मिलेगा, आप यहां से भी निकाल सकते थे। तो आधा सवाल करो, आधा अपना दिमाग को पूरा यूटिलाइज करो, और देन आप उस सवाल को करने की कोशिश करो, तो सवाल बहुत लेस टाइम में आप कर पाएंगे। एक और सवाल लेता हूं आपके सामने, और उम्मीद करता हूं इस सवाल पर आप आसानी से जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके बढ़िया, एक और सवाल है, कमेंट नहीं आ रहे आप लोगों की, क्या बात है भाई। राधिका ने 2,50,000 रुपए में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई, इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत क्या है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। राधिका ने 2.5 लाख रुपए में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई, इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत क्या है। राधिका हैज गिवन or bought a car in 2,40,000, then the following year its price fell by 10% and again its following year its price fell by 12%. The percentage of total decrease in the price of the car in 2 years is what? 22%। सबसे फास्ट आंसर मिला 22%। चलो देखते हैं, आप सबको याद है अगर दो लगातार गिरावट या दो लगातार वृद्धि, कॉन्जुगेट वृद्धि कॉन्जुगेट प्रॉफिट लॉस, एक प्रॉफिट एक लॉस कॉन्जुगेटिवली होते हैं, तो शायद आपको याद है इफेक्टिव परसेंटेज में यूज कराता हूं आपको, है ना, ये तो यूज कराता हूं, इफेक्टिव परसेंटेज तो यूज करते हैं हम। अब ये इफेक्टिव परसेंटेज तो आपके सामने आ गया, लेकिन प्रॉब्लम कहां है, इफेक्टिव परसेंटेज को लगाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। वो तरीका क्या है कि अगर कीमत में गिरावट आती है, अगर कीमत डाउन होती है तो हम उस राशि को माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कीमत में वृद्धि होती है प्लस होता है
प्रॉफिट होता है तो उसको पलट, क्योंकि यहाँ दोनों ही गिरावट है, दोनों ही कमी हो रही है कीमत में, तो दोनों बार ए और बी का वैल्यू ये आएगा -10 और -12, क्योंकि वो लॉस है। तो पुट कर दो इसमें -10 -12, जब माइनस माइनस की होना तो प्लस 12 गुणा 10/100, तो कितना हुआ 20 और 2 22, प्लस का 1.2, तो माइनस का 20.8% और माइनस का शो करता कमी, तो 20.8% की टोटल कमी हो जाएगी। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं सवालों को, तो गलती के चांसेस कम से कम रखिएगा, तभी तो सवाल होंगे, नहीं तो सवाल अटकते जाएंगे और आप सवालों को सही से नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि उसने गिरावट बोला है, कमी बोला है, तो इस गिरावट में और कमी में आपको ये चीज याद रखनी है कि क्या करना है, दैट इज 10 एंड ओके। एक और सवाल। 4 लड़के तथा 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपए खर्च किए। उनमें लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपए खर्च किए हों तो लड़कियों का औसत खर्च कितना था, ये आपको पता जी। 3 संख्याओं का योग 58, तो कौन सा सवाल आ गया? 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों का औसत जो था वो 120 रुपए उन्होंने खर्च किए। उनमें से लड़कों ने यदि 150 रुपए खर्च किए हो तो लड़कियों का औसत खर्च कितना था? ऑप्शन 7 80 60 90 100। और यहां पर अनमोल जी ने कहा ऐसी तेजी से आंसर मिल रहा है आप लोगों का, काफी अच्छा प्रभावित करने वाला उत्तर आप दे रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस एंड कूल। तो समझते हैं, देखो भाई टोटल कितने बच्चे थे? 4 लड़के और 3 लड़कियां थी, टोटल बच्चे हो गए 7, और उनका उनका जो शब्द वो है 120 टोटल। तो 7 किसके बराबर है? 120 के बराबर है। 7 = 120। अब बात कहां आती है? अब आती है टोटल सम कितना हुआ। तो मैंने इनका टोटल वैल्यू निकाला, तो 7 × 120 दैट इज 840। तो टोटल जो लड़कियों का जो खर्च और लड़कों खर्च है उन दोनों का मिलाकर 840 रुपए है। उसने वो लड़कों का औसतन खर्च, अब लड़के थे 4, तो 4 लड़कों का औसत खर्च 150 था, तो टोटल कितना खर्च करते थे? आपने कहा 600 रुपए, लड़के करते थे 600 रुपए खर्च, यानी 840 लड़के लड़कियों का खर्च है, मात्र लड़कों का 600 रुपए खर्च है, तो 240 रुपए लड़कियां खर्च करती हैं, तो 3 लड़कियां 240 रुपए खर्च करती हैं। उसने बोला था लड़कियों का औसत खर्च कितना है, जब 3 लड़कियों का टोटल 240 रुपए खर्च है, तो औसत क्या होगा? कुल योग बटे कुल संख्या, दैट इज 80। राइट ऑप्शन इज ए। पता नहीं 90 कौन से हिसाब से निकाला है आपने, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये तो। ये सी ऑप्शन कैसे दे दिया आपने? बड़ा सन्नाटे में सब लोग शांत क्यों हैं इतने? हाँ, सब लोग शांत क्यों हैं भाई इतने? यस, बड़ा सन्नाटा है भाई। सी कैसे दे दिया? आंसर तो 80 है, अब सी कैसे बोल रहे हैं इसको? भाई समझने की कोशिश करो, ऐसे काम ना चलेगा। एक और सवाल लेता हूं, जल्दी से बताइएगा, सबको समझ में आ गया होगा। 3 संख्याओं का योग 58 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:9 है, तथा दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है। पहली और तीसरी संख्या का योग कितना है? बड़ा अच्छा सवाल देते भाई ये तो। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। 3 संख्याओं का योग 58 है। सपोज 3 संख्याएं हैं ए, बी और सी। उसने पहला कंडीशन दिया है कि तीनों को जोड़ेंगे तो 58 आएगा। पहली संख्या का दूसरी संख्या यानी ए अनुपात बी कितना है? आपने कहा A/B बराबर 4:9 है। उसने कहा और दूसरी और तीसरी संख्या का बी अनुपात सी कितना है? उसने कहा 9:16। तो देखो कैसे लिखे भाई, ए अनुपात बी 4:9 हुआ और बी अनुपात सी 9:16, दोनों वैल्यू बराबर है, तो ए बी सी का अनुपात क्या बना? ए अनुपात बी अनुपात सी = 4:9:16। ठीक है ना? तो ये बना, यानी ए बी सी का अनुपात कितना है? आपके सामने दे दिया इतना। तो अगर उसने बोला है तीनों का टोटल 58 है, तो अगर मैं इस अनुपात को जोड़ू तो कितना आएगा टोटल?
तो आपने कहा 4 + 9 + 16 बराबर 58 अनुपात में है ये, तो 29 अनुपात 58 के बराबर, तो 1 अनुपात 2 के बराबर है। तो 1 अनुपात का वैल्यू 2 के बराबर, 1 रेशियो इक्वल टू व्हाट, 2 के बराबर। अब क्या करें, उसने बोला तो पहली और तीसरी संख्या का योग क्या है, तो पहली संख्या क्या थी 4, दूसरी थी कितनी 16, इन दोनों को जोड़े तो कितना अनुपात हुआ 4 + 16 बराबर 20 अनुपात, और 1 अनुपात का वैल्यू था 2, तो कितना हो गया टोटल, दैट इज 40। पता नहीं अब गलत गलत तो क्यों दे रहे हैं यहाँ सारे, सी ऑप्शन, अच्छा सी ऑप्शन दिया है, वो पुराने उत्तर पढ़े। आप लोगों को कमेंट्स मुझे नहीं आ रहे, क्या बात है भाई, और ये लाइक वाइक भी शायद कम दिख रहा है मुझे, लाइक वाइक करते रहो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा, विदाउट लाइक कैसे काम करेगा वो, ऐसे लाइक वाइक करते रहो तभी तो बात बनेगी। 40, बहुत बढ़िया उमेश, वेरी गुड आंसर, उमेश ने दिया 40 आंसर, बहुत ही बढ़िया तरीके से जवाब। तो एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर लेता हूं, एक त्रिभुज एबीसी का शीर्ष कोण ए है, एक त्रिभुज एबीसी का शीर्ष कोण ए 90 डिग्री का है, बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि AB बराबर 24 मिलीमीटर एंड AC बराबर 7 मिलीमीटर हो तो। एक ट्राइंगल है, उसका जो शीर्ष है ऐसे वो 90 डिग्री का है, उसने बोला BC की लंबाई याद करनी है, तो ये A है, ये B है और ये C है। उसने बोला AB जो है वो 24 है और AC बराबर 7 है, तो शायद आपको याद आ जाए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इसका आंसर। भाई इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यहां पर ऐसे बना दूं उसको मैं, शायद अब आपको समझ में आ जाए, ये 90 डिग्री का A है, ये B है और ये C है। उसने बोला AB जो है वो 24 है और AC जो है वो 7 है, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। और शायद आपको याद आ जाए कुछ, क्या याद आया, कुछ याद आया कि नहीं आया, मैंने आपको बताया था कि ये कुछ कॉमन ट्रिपलेट्स हैं, और 7 का ट्रिपलेट किसके साथ बनता है, दैट इज 24 और 25। आप इसको पाइथागोरस से भी सॉल्व कर सकते थे कि सपोज x माना तो x का स्क्वायर क्या होगा, आपने कहा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या होगा, आपने कहा 576 और 49 625 25। आप इसको पाइथागोरस से भी निकाल सकते, नहीं तो आपको पता है 7 24 और 25 का ट्रिपलेट माना जाता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई सब लोगों को। तो मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन में आपने बहुत अच्छे से सवाल समझे होंगे, और मुझे यह भी उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब मुझे बहुत अच्छे समझ में आए। आज सारे सवाल आपने किए, अच्छा लगा, और इसी तरह से लगातार हम सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। कल फिर इसी समय मिलेंगे, फिर इन क्वेश्चंस के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।